जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं ठीक है आपके अपने YouTube चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में और आज अपना नया टॉपिक होगा रेड की सभ्यता। और अपन देखेंगे जो रेड की सभ्यता है इसका उत्खनन किसने किया, ये कहां पर लोकेटेड है और यहां से किस प्रकार के प्रमाण अपन को सामने आते हैं, उन सभी के बारे में अपन एक एक करके डिटेल से उसका क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। देखिए अपन सबसे पहले बात करेंगे जो रेड की सभ्यता है उसके बारे में। रेड की सभ्यता तो पहले तो ये कहां पर है, टोंक जिले में। कहां पर है, टोंक। और किस नदी के किनारे है, तो नदी ध्यान रखना डील नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे हैं, डील नदी के किनारे ये रेड टोंक की सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उत्खनन का कार्य। तो उत्खनन करता तो दयाराम साहनी और डॉक्टर केदारनाथपुरी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, यहां पर उत्खनन का कार्य किया। और टाइम क्या था इनका, तो 1938 से लेकर 1940 ईस्वी के मध्य इन्होंने क्या किया, यहां पर उत्खनन का कार्य किया। किन किन विद्वानों ने, ये जरूर ध्यान रखना, तो दयाराम साहनी और डॉक्टर केदारनाथपुरी ने मिलकर क्या किया, रेड की सभ्यता क्या किया, उत्खनन किया। और रेड की सभ्यता है कहां पर, टोंक में। कहां पर है, टोंक में है। ठीक है, किस नदी के किनारे हैं, तो ये ध्यान रखना ढील नदी के किनारे हैं। अब देखिए जो इन्होंने उत्खनन किया, तो इस उत्खनन का जितनी भी सामग्री मिली, जितने पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उनका प्रकाशन किया किसने, डॉक्टर केदारनाथपुरी ने। और किसके समक्ष प्रस्तुत किया, तो जयपुर के महाराजा के सामने। और किस शीर्षक से प्रस्तुत किया, तो इंस्क्रिप्शन ऑफ एट रेड के नाम से प्रकाशित किया। तो देखिए इस सभ्यता के अवशेषों का प्रकाशन डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने जयपुर महाराजा को एक्सक्वेशन एट टॉक नामक एक्सक्वेशन एट टॉक नामक शीर्षक से किया। ठीक है, तो इनका प्रकाशन किस शीर्षक से किया गया, तो एक्सक्वेशंस एट टॉक के नाम से किया गया। ठीक है, अब जो ये रेड टोंक की सभ्यता है उसके समय की लेकर चर्चा करते हैं, तो इसका समय 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच का है। यानी मौर्य काल, शुंग काल और उत्तर गुप्त काल का जो समय रहा है वो इस रेड टोंक की स्थल का रहा है। तो इस स्थल का समय, जब इसके समय या कालखंड की बात करते हैं तो इसका कालखंड क्या रहा है, तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक रहा है। ध्यान रखना 200 ईस्वी तक रहा है, ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक रहा है। और इस टाइम पीरियड में जो कालखंड था वो था मौर्य, शुंग और उत्तर गुप्त काल। तो इनको क्या मिले हैं, यहां पर अवशेष मिले हैं। तो किन के अवशेष मिले हैं, किन किन चीजों के, तो मौर्य काल के यहां से अवशेष मिले हैं। आपसे सीधा ही पूछेगा रेड टोंक से किन वंशों के या किन कालखंडों के अवशेष मिले हैं, तो मौर्य काल, शुंग काल और उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल के अवशेष मिले हैं, यानी इन तीन के अवशेष मिले, मौर्य काल, शुंग काल और उत्तर गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। तो फिर से एक बार देख ली, मोटी मोटी चीज है। रेड की सभ्यता कहां पर, टोंक। किस नदी के किनारे, डील नदी के किनारे। ठीक है, उत्खनन करता राय बहादुर दयाराम साहनी और डॉक्टर केदारनाथ
पुरी। काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने 1938 से लेकर 1940 के बीच में इस स्थल का उत्खनन किया। यह काफी इंपॉर्टेंट स्थल है, ध्यान रखना। इस सभ्यता के अवशेष का प्रकाशन डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने किया। इतने इसमें जितने अवशेष मिले उनका प्रकाशन करने का काम किसने किया? डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने किया। और किसके समक्ष? जयपुर के महाराजा के समक्ष किया। किस नाम से? एक्सक्वेशन एट टॉक के नाम से, रेड के नाम से, टॉक ने रेड, एट रेड, ठीक है, रेड के नाम से किया, ठीक है। और इसका जो समय कालखंड की बात करते हैं रेड टॉक की, तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व है, ठीक है। और इसमें जो अवशेष मिले हैं तो अपन को मौर्य काल के, शुंग काल के और उत्तर गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। आपसे सीधा ही क्वेश्चन करेगा, रेड टॉक की सभ्यता से निम्न में से किन कालखंडों के अवशेष मिले हैं? तो मौर्य काल, शुंग काल, उत्तर गुप्त काल, या फिर आपको दे देगा गुप्त काल। तो ध्यान रखना, गुप्त काल नहीं, उत्तर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं, क्योंकि गुप्त काल तो बाद में जाकर स्टार्ट होता है। तो उत्तर गुप्त काल तक के अवशेष मिले हैं, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। देखिए, ये तो था रेड टॉक का थोड़ा इंट्रोडक्शन, कहां पर ये स्थित है, किसका ने यहाँ पर उत्खनन किया। अब बात करेंगे अपन आवासों की। भाई रेड टॉक में किस प्रकार के आवास मिले हैं, उन चीजों की अपन चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जो रेड टॉक था वो एक समृद्धशाली शहर रहा है। कैसा शहर रहा है? समृद्धशाली शहर रहा है। तो मैं आवासों की बात करता हूं, रेड टॉक से मिले आवास। आवासों की मैं जब बात करता हूं तो ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि रेड टॉक, रेड एक समृद्धशाली शहर रहा है। रेड टॉक क्या रहा है? एक समृद्धशाली शहर रहा है। कैसे पता चला? कि यहां से क्या मिले हैं? आलीशान भवनों के अवशेष मिले हैं। रेड से आलीशान इमारतों या भवनों के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? आलीशान इमारतों के अवशेष मिले हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण अवशेषों में क्या मिले हैं? तो समांतर दीवारों के साक्ष्य, ठीक है। इसके अलावा यहां पर फुटपाथ, व नालियों के साक्ष्य, किस किस के? फुटपाथ और नालियों के साक्ष्य। इसके अलावा 3 छोटे आवास, व द्विमंजिला मकान यहां से मिले हैं, ठीक है। तो आवासों के बारे में अपन जब चर्चा करते हैं तो जो रेड टॉक की आवास, रेड टॉक था वो एक समृद्धशाली शहर रहा है, जिसका पता यहाँ के इमारतों से पता चलता है कि यहाँ पर आलीशान इमारतों या भवनों के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर समांतर दीवारों के साक्ष्य मिले हैं, फुटपाथ और नालियों के साक्ष्य मिले हैं, 3 छोटे आवास और द्विमंजिला मकान यानी 2-2 मंजिला मकान भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि रेड टॉक क्या था? एक समृद्धशाली शहर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आवासों के बाद मृत भांडों की। तो ध्यान रखना, रेड टॉक से चाक निर्मित मृत भांड मिले हैं। कैसे? चाक निर्मित मृत भांड मिले हैं। अब इनमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीजें तो क्या है? एक तो यहां से 115 रिंग वेल्स मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं यहां से एक तो फूलदान मिला है, जो कैसा है? हल्के गुलाबी रंग का, ठीक है। और यहां से कुछ बंदर की आकृति के इस प्रकार के कुछ और भी बर्तन मिले हैं। इसके अलावा नलीदार यानी जिनके नली हो इस प्रकार के मृदभांड मिले हैं। और
इसके अलावा यहां से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में सम्राट अशोक तकनीकी से बनाया गया पोलिसदार क्या मिला है, पोलिसदार कटोरा मिला है या प्याला मिला है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां के महत्वपूर्ण साक्ष्य में क्या मिला है, हल्के गुलाबी रंग से रंगा हुआ मिट्टी का एक संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान। क्या, यहां से हल्के गुलाबी रंग से रंगा हुआ मिट्टी का एक संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान मिला है, संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान मिला है। ठीक बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, यहां से क्या मिला है, सम्राट अशोक तकनीकी में चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित पॉलिश किया हुआ चिकनी पॉलिश या चिकनी पॉलिश किया हुआ कटोरा मिला है, कटोरा या प्याला। ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो हल्की गुलाबी रंग में क्या मिला है, संकीर्ण गर्दन वाला क्या मिला है, फूलदान मिला है। ठीक है, कैसी गर्दन थी इसकी, संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान मिला है। एक अशोक तकनीकी में, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सम्राट अशोक के शासनकाल में पॉलिश प्रारंभ हो गई थी। जैसे कि सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे, उन स्तंभों को किससे निर्मित किया गया था, वही चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया था, जो लाल रंग का हुआ करता, थोड़ा हल्का पीले रंग में। फिर उसको बाहर की दीवारों को क्या कर दिया जाता था, पॉलिश करके चिकना कर दिया जाता था, ताकि लंबे समय तक ये क्या ना हो, खराब न हो या जीर्ण शीर्ण न हो। इसके लिए पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता था। उसी पॉलिश का इस्तेमाल यहां पर भी किया गया। एक पत्थर से, बलुआ पत्थर से निर्मित है ये प्याला, ठीक है, उस पर भी क्या की गई है, चिकनी पॉलिश की गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मर्दभांडों में यहां से क्या अवशेष मिले हैं, तो मैं बता देता हूं। यहां से बंदर की आकृति के, बंदर की आकृति के मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से सेलखड़ी नामक पत्थर से बने हुए बर्तन भी मिले हैं। यहां से सेलखड़ी, ये काफी मुलायम पत्थर हुआ करता था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल किया गया था मोहर निर्मित करने में। तो यहां से सेलखड़ी, मोहर और काफी मूर्तियां बनी हुई थी, पुरोहित की मूर्ति इसी में दिखाई देती है। यहां से सेलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां से और क्या मिला है, नालीदार बर्तन। ये कुछ महत्वपूर्ण मर्दभांडों के साक्ष्य हैं जो रेड टोंक से मिले हैं। पहली बात तो जो रेड टोंक की जो मर्दभांड थे वो कैसे थे, चाक निर्मित थे। यहां से 115 रिंग वेल्स मिले हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, अभी पीछे भी अपन ने पहले पढ़ा था। ठीक है, लोहे की सभ्यता में भी। और यहां से हल्के गुलाबी रंग से मिट्टी का एक संकीर्ण गर्दन वाला क्या मिला है, फूलदान मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्या मिला है, फूलदान मिला है। और यहां से क्या मिला है, सम्राट अशोक तकनीक में चुनार के बलुआ पत्थर से, कहां के, चुनार के
बलुआ पत्थर से निर्मित चिकनी पॉलिश किया हुआ, क्या चिकनी पॉलिश किया हुआ एक कटोरा या प्याला मिला है। ठीक है, इस प्रकार ये मृदभांडों के कुछ साक्ष्य हैं। इसके अलावा जो आवास के साक्ष्य हैं ये कहां से प्राप्त हुए अपन को, रेड टोंक से। रेड टोंक को क्या कहा जाता था, समृद्धशाली शहर कहा जाता था। यहाँ पर आलीशान इमारतों या भवनों के अवशेष मिले हैं, समांतर दीवारों के साक्ष्य मिले हैं, फुटपाथ और नालियों के साक्ष्य मिले हैं, 3 छोटे आवास और द्विमंजिला मकान यहां से मिले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। ये तो थे रेड टॉक से मिले आवासों के और यहां से मिले मृतभांडों के प्रमाण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखना। यहां से जो मृतभांड है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाक निर्मित 115 रिंग वेल्स मिले हैं गुलाबी, ये वाला एक तो संकीर्ण गर्दन वाला फूलदान और सम्राट अशोक की तकनीक में निर्मित पोलिश दाल, एक कटोरा या प्याला। और यहां से एक और महत्वपूर्ण कि बंदर की आकृति के बर्तन भी मिले हैं। क्या, बर्तन की आकृति के बंदर मिले, वो बंदर की आकृति के बर्तन मिले हैं। और पत्थर से निर्मित भी यहां पर क्या मिले हैं, बर्तन मिले हैं, नालीदार कटोरे, नहीं क्या, यहां से दिखाई देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बर्तनों से संबंधित कि यहां पर बंदर की आकृति के और नालीदार कटोरे और पाषाण यानी पत्थर से भी निर्मित बर्तन मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे स्थलों पर ऐसे सेल, ये पता नहीं, ये ऐसे प्रमाण नहीं मिलते कि सेलखड़ी नामक पत्थर से भी क्या बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे, लेकिन रेड टोंक से इस प्रकार के प्रमाण सामने आते हैं। अब बात करते हैं हम यहां से मिली हुई मूर्तियों के बारे में। किसके बारे में, मूर्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात तो यहां से जो मूर्तियां मिली है वो पहली तो हस्त निर्मित भी है, इसके अलावा सांचे से डली हुई भी, हस्त निर्मित या सांचे में डाली गई, डली मूर्तियां। ठीक है, दोनों प्रकार की यहां पर मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से मिली एक यक्षिणी की मूर्ति। कैसी मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति जो सिर पर पगड़ी पहने हुए हैं। इस मूर्ति की तुलना भरहूत स्तूप से मिली यक्षिणी की मूर्ति से की जाती है। इसके अलावा भी यहां पर अन्य जैसे सालभंजिका की मूर्ति और वसुंधरा की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्तियां और जानवरों की मूर्तियां भी यहां से मिलती है। ठीक है, तो यहां से यक्षिणी, अपन ने नोह के बारे में पढ़ा था तो वहां पर यक्ष की मूर्ति मिली थी। ठीक है, जिसको अपन ने झाक बाबा का नाम दिया था। ठीक है, तो यहां से यक्षिणी की मूर्ति मिली है जो सिर पर पगड़ी धारण किए हुए है। इस मूर्ति की तुलना बरहूत स्तूप पर लगी यक्षिणी से करते हैं। यानी बरहूत स्तूप पर जो यक्षिणी की मूर्ति लगी हुई है वो भी इसी के समान है। इस कारण इस यक्षिणी की मूर्ति की तुलना किसी की जाती है, बरहूत स्तूप से की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां को, राजस्थान के कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति की तुलना बरहूत स्तूप से की गई है, तो कहां से मिली, रेड टोंक से मिली। ठीक है, यहां से और सबसे महत्वपूर्ण, यहां से देवी के अनेक रूप मिले हैं, अनेक रूपों की मृण मूर्तियां मिली है। ठीक है, जैसे कौन कौन सी, वसुंधरा, यहां से वसुंधरा की मूर्ति मिली। अरे वसुंधरा, वो वसुंधरा नहीं अपने वाले ना, वो वसुंधरा कहां आएगी, ये वसुंधरा तो अभी है। ठीक है, पहले देवी के अलग अलग रूप हुआ करते थे, उनके नाम है वसुंधरा, शालभंजिका। ठीक है, इसके अलावा शिव पार्वती और जानवरों की मूर्तियां, जानवरों की मृण मूर्तियां
आदि। ये तो क्या थी, यहां से रेड टोंक से प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की मूर्तियां। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। तो ये तो थी आपकी रेड से प्राप्त विभिन्न प्रकार की मूर्तियां। सबसे महत्वपूर्ण है कि यक्षिणी की मूर्ति, और इससे तुलना में अपन ने एक पहले भी नौह से एक पढ़ा था। क्या पढ़ा? नौह से अपन ने पढ़ा था कि नौह से यक्ष की मूर्ति मिली है जो 8 फीट ऊंची है, जिसको इतिहासकारों ने झाक बाबा नाम दिया है। तो वहां झाक बाबा मिला तो यहां पर यक्षिणी की मूर्ति मिली, यानी वहां यक्ष और यहां यक्षिणी, यानी वहां लेडा यहां लेडी की मूर्ति मिली है। ठीक है, यानी मेल और फीमेल की, नौ से मेल यानी यक्ष और यहां से रेड से यक्षिणी की मूर्ति। और काफी इंपॉर्टेंट यह है कि जो यक्षिणी की मूर्ति है वो कैसी है, सिर पर पगड़ी धारण किए हुए है। ठीक है, ऐसी ही मूर्ति भरूत स्तूप के द्वार पर उस पर लगी हुई है, जो भी क्या है, सिर पर पगड़ी धारण किए हुए है। और यह चीज जरूर ध्यान रखना कि यह यक्षिणी की मूर्ति शुंगकालीन है। कैसी है? शुंगकालीन है। ठीक बात है। यहां से देवी के अनेक रूप यानी शक्ति के अनेक रूपों की मूर्तियां मिली है, जिसमें वसुंधरा की मूर्ति, सालभंजिका की मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति और जानवरों की मूर्तियां। काफी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। अब बात करते हैं अपन, यहां से दो ही चीजें और बच गई है, रेड टोंक से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के लोहे उपकरण और यहां से मिलने वाले मुद्राएं। अब आपको मुद्राओं के बारे में तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है कि यहां से 3075 चांदी के पंचमार्क के सिक्के मिले हैं, 300 यहां से मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, 14 मित्र सिक्के मिले हैं, 6 सेनापति सिक्के मिले हैं और 7 वपु सिक्के मिले हैं, और लगभग 189 मुद्राएं अज्ञात मुद्राएं हैं जो मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, जिन पर मालव जनपद से नामांकित दिखाई देता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने सिक्कों में भी पढ़ लिया था, आज अपन यहां फिर से पढ़ लेंगे। और इससे पहले अपन एक पॉइंट और पढ़ना चाहेंगे, वो क्या है, यह रेड से मिले लौह उपकरण, रेड से प्राप्त लोहे उपकरण। ठीक है, अब आपको पता होगा रेड से बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिले हैं, लोहे उपकरण मिले हैं। इसी कारण इतिहासकारों ने रेड को प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटानगर कहा है। संभवतः रेड एक धातु केंद्र रहा होगा। यहां पर जो धातु के उपकरण बनाए जाते थे वो संभवतः किसी औद्योगिक कार्य या अन्य कार्यों में इस्तेमाल किए जाते थे। इस कारण इसको क्या कहा जाता था, एक टाटानगर कहा गया। तो आपको पता ही होगा टाटा का लोहा और बाटा का जूता दोनों काफी प्रसिद्ध है, इसलिए टाटा के लोहे के कारण इसी तरह से रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रेड से यानी यहां से एशिया का अब तक का लोहे के उपकरणों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इस कारण रेड टोंक को प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। इतनी देर से सब यही सोच रहे होंगे कि सभी टीचर बढ़ते बढ़ते यही बात बताते हैं कि रेड टोंक प्राचीन भारत का टाटानगर है। हमने तो पूरा ही पढ़ लिया लेकिन अभी तक तो टाटानगर बताया ही नहीं। तो पॉइंट टू पॉइंट आएंगी चीजें, एक के बाद एक आती है। ऐसे नहीं कि अपन पहले ही टाटानगर हटा, सावन की गठा उसको छोड़ के मुझको पटा, नहीं, ये टाटानगर है भाई। कहां से मिला है, रेड टोंक। क्या मिला है, एशिया का अब तक का लोहे का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, इस कारण इसको प्राचीन भारत का या राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। यानी इससे यह पता चलता है कि संभवतः रेड एक धातु नगर रहा होगा और संभवतः यहां से विभिन्न प्रकार के उपकरण और धातुएं निर्मित करके क्या की जाती थी, उनका औद्योगिक उपयोग या व्यापार के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रेड
एक धातु नगर रहा है। रेड एक धातु नगर था, रहा है नहीं, धातु नगर था। ठीक है, यहां विभिन्न प्रकार के लोहे उपकरण औद्योगिक या व्यापार के लिए निर्मित किए जाते थे। ठीक बात है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहां पर जस्ता शुद्ध करने के प्रमाण भी मिले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है। यहां से जस्ता शुद्ध करने के प्रमाण भी यहां से मिले। यह भी इंपॉर्टेंट है कि यहां से जस्ता शुद्ध करने के प्रमाण मिले हैं। तो देखो, लोह उपकरण या अन्य धातु उपकरणों की जब बात करते हैं तो रेड टॉक काफी इंपॉर्टेंट स्थल माना जाता है, क्योंकि यहां से एशिया का अब तक का लोहे का सबसे बड़ा भंडार मिला है। इस कारण इतिहासकारों ने इसे प्राचीन भारत का या प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा है। संभवतः रेड टॉक क्या रहा होगा, एक धातु नगर रहा होगा। इसी कारण यहां पर विभिन्न प्रकार के जो लोह उपकरण बनाए जाते थे वो किस लिए बनाए जाते थे, औद्योगिक या व्यापार के उपयोग के लिए बनाए जाते, यानी यहां से इन उपकरणों को निर्मित किया जाता होगा और निर्मित करने के बाद उनको बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर दिया जाता होगा और इनका उपयोग अन्य औद्योगिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, इस कारण ये एक तरह का धातु नगर रहा है। रेड क्या रहा है, धातु नगर। यह भी पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा नगर लोहिक धातु नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो रेड टॉक। क्यों, क्योंकि यहां पर लोहे की बड़ी मात्रा में उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यहां पर जस्ता शुद्ध करने के प्रमाण भी मिले हैं। किसके प्रमाण, जस्ता शुद्ध करने के प्रमाण भी मिले हैं। तो रेड टॉक से मिले ये लोहे उपकरण। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं, ये तो थे लोहे उपकरण। अब बात करते हैं अपन सिक्कों की। जैसे यहां पर लोहे के बड़े भंडार मिले हैं, उसी प्रकार यहां से रेड से सिक्कों के भी बहुत बड़े भंडार मिले हैं। यहां रेड से क्या मिले हैं, एशिया का अब तक के सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी मिला है। जैसे लोहे के उपकरणों का भंडार मिला है ना, वैसे यहां से क्या मिले हैं, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। पहले अपन ने पढ़ लिया था इन चीजों के बारे में, लेकिन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रेड टोंक से मिली मुद्राएं, रेड टोंक से प्राप्त मुद्रा भंडार। मैंने मुद्रा भंडार क्यों लिखा है, क्योंकि ये भंडार ही मिला है पूरा पूरा यहां से। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट था यहां से अब तक का एशिया का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। क्या मिला है, एशिया का अब तक का सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। यहां से देखो 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के, जिनको आहत सिक्के भी कहते हैं, कंफ्यूज मत समझना, पंचमार्क 3075। इसके अलावा 300 मालव सिक्के। ठीक है, इसके अलावा 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के,
7 वपू सिक्के व 1089 अज्ञात मुद्राएं। ठीक है, अज्ञात मुद्राएं, अज्ञात सिक्के, यानी जिनके बारे में अभी तक कोई पता नहीं चला भाई ये सिक्के किस चीज के हैं, किनके हैं, किनके नहीं है, लेकिन ये प्रमाण तो वास्तविक साफ साफ है। ध्यान रखना, 3075 क्या मिले यहां पर, चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है, यहां से 300 मालव सिक्के मिले हैं, यहां से 14 मित्र सिक्के मिले हैं, 6 सेनापति सिक्के मिले हैं, यानी सेनापतियों के नाम उल्लेख है, उनके कारण इनको सेनापति सिक्के कहा गया है। ठीक है, इन पर मित्र मित्र शब्द लिखा हुआ है अंत में, तो इनको मित्र सिक्के कहा गया है, वपू सिक्के हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ सिक्कों के प्रमाण मिले हैं, कहां से, रेड टॉक से। ठीक है, बाकी और इनकी जो डिटेल है भाई, इनमें चांदी के जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं उनमें कितना वजन है, कितना नहीं है, ये अपन ने सिक्कों में पहले पढ़ लिया था, लेकिन ये प्रमाण आपके मोटे मोटे ध्यान होने चाहिए। और यहाँ पे जो मालव सिक्के मिले हैं, इन पर क्या लिखा हुआ है, मालवाना जनपद से शब्द अंकित है, मालवाना जनपद से, यानी मालवा जनपद से शब्द अंकित दिखाई देता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि मालव जनपद के सिक्के हैं। और संभवतः इसी टोंक और आसपास के क्षेत्रों में, जयपुर टोंक या अलवर या उत्तरी इलाकों में क्या रहा होगा, मालव जनपद यहां पर निवास करता था, जहां जिनकी यहां पर क्या टकसाल रही होगी, तो यहां पर उनके सिक्के बड़ी मात्रा में मिलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर पंचमार्क सिक्के, 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के। इस प्रकार जो रेड से अपन ने जितने भी प्रमाण मिले हैं उन सबको एक एक करके इस क्लास में कंप्लीट किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, खम्मा गणी।